नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा आप लोगों के लिए परमाणु की संरचना तथा अणु और परमाणु पर एक वीडियो लेकर के आया हूं, जो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए उपयोगी होगा। कक्षा 9 में तो ये चैप्टर ही है, लेकिन 10th क्लास में जो बच्चे अब अपना स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए 10th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले 9th के ये इंट्रोडक्टरी वीडियो की बहुत ही जरूरत होगी। तो ध्यान पूर्वक देखिए और हम लोग शुरू करेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, क्या पढ़ते हैं इसमें। तो यदि हम एक सेंटेंस में कहें तो ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है, जिसमें पदार्थों के इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उनके गुणधर्म, उनकी संरचना, उनका संगठन, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसका उपयोग, इस ज्ञान का उपयोग हम अपने इस समाज को मेटेरियलिस्टिक रूप से और समृद्ध बनाने के लिए करते हैं। जहां कहीं भी किसी मटेरियल की बात आएगी, चाहे वो प्लास्टिक का मटेरियल हो, आयरन हो, पेंट हो, मेडिसिन हो, ये सब कहीं ना कहीं इसी केमिस्ट्री की देन है। तो ये इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं कि पदार्थ किससे बने होते हैं, वो पदार्थ होते क्या हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं आप लोग जानते होंगे, सभी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों को कहा गया अणु। और अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, परमाणु फिर छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन किसका क्या योगदान है इसमें, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन का नाम आता है। इन्होंने 1808 में एक अपनी थ्योरी दी थी और उसमें इन्होंने बताया था पदार्थों के बारे में। और डाल्टन को रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहली इनकी परिकल्पना थी, सिद्धांत था, जो कि मैथमेटिकली बेस्ड थी, गणितीय गणनाओं के आधार पर ये थी, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है। तो डाल्टन ने क्या बताया इनके बारे में। तो डाल्टन, देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। यहां से तत्व यौगिक पढ़े होंगे 9th के उस फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसमें देखे होंगे दो तरह के पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में दोनों तत्व और यौगिक होते हैं। तो चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं और इन कणों को ही कहा गया परमाणु। डाल्टन ने इनका नाम परमाणु रखा और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। वो क्या क्या है? तो इनके सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित। देखिए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु है क्या? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो सबसे छोटे कण हैं, और ये अविभाज्य मतलब इनको और छोटा नहीं किया जा सकता है और विभाजित नहीं किया जा सकता, ये डाल्टन की परिकल्पना थी। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। जितने परमाणु पहले रहेंगे मौजूद, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, उनका पुनर्संगठन होगा और उससे नए पदार्थ बनेंगे, लेकिन परमाणु नहीं नष्ट होंगे, न नए परमाणु में आएंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या दिया है? दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। कोई तत्व यदि दे दिया गया है, कोई एक तत्व दिया गया है, मान लीजिए वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी हो, तो उस तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। मतलब एक परमाणु के सभी एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होंगे
और उसके नीचे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म और वो द्रव्यमान, वो सब क्या होगा, वो सब असमान होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सभी परमाणु एक जैसे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु एक जैसे। और इसमें क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 में क्या है भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें फिक्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड में कि कार्बन और ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे और कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। ये बात ये बताती है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में, ध्यान दीजिए छोटी पूर्ण संख्या में, ये नहीं है कि आधा परमाणु इससे आ जाए, पूर्ण संख्या में ही जाएंगे और संयोग करके यौगिक बनाते हैं। और किसी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट देखिए इसको, ये कि कैसे बनेंगे यौगिक, तो फिक्स होगा। वाटर बनाना है तो H2O को आप वाटर कहेंगे, H2O। अब कोई सोचे कि H3O भी वाटर होगा, तो नहीं होगा, H3O वाटर नहीं होगा, H2O ही वाटर होगा। ये निश्चित है कि इसमें ये वाटर बनना है तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के ही बनाएंगे। ये मुख्य बात इनकी होगी। अच्छा, जिस समय ये सब कुछ चल रहा था उसके कुछ ही समय बाद जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये देखा कि जो इससे पहले जो हम लोग देखे कि यहां पे क्या लिखा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य, ये देखा गया था। जे थॉमसन ने, ये जो यहाँ पे फिगर है ये किसका है पहचानिए, ये जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। लेकिन यहां पे ये भी जान लेना जरूरी होगा कि ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि डाल्टन के थ्योरी का कोई उपयोग अब नहीं है। वही नींव समझ लीजिए, मकान का नींव। आप जैसे सोच सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर बनाए बिना फर्स्ट फ्लोर नहीं बना सकते हैं, तो उनको रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक इसीलिए कहा जाता है। उनकी थ्योरी आज भी फाउंडेशन वही है, वहीं से आगे बढ़ा गया है। तो ये परमाणु विभाज्य है। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही थी, ये जो एक बात इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम जो कण है वह भी कौन सा है, परमाणु है। इसको ध्यान देना होगा। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था वो देखिए जरा। तो जैसे थॉमसन ने निर्वात नली में एक एक्सपेरिमेंट किया। निर्वात नली का मतलब समझते हैं आप लोग, निर्वात नली होता है जैसे ट्यूब लाइट, तो वो जो ट्यूब है वो भी निर्वात नली होती है। और CFL वगैरह, निर्वात नली में क्या करते हैं कि उसके अंदर की गैस निकाल लेते हैं, बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई 100 लीटर का बॉटल हो, उसमें से 1/10 लीटर बस बच जाए और बाकी 99 होल 9/10 पार्ट निकाल दिया गया गैस का। या ये समझ लीजिए कि 1,00,000 लीटर से सिर्फ 1 लीटर गैस उसमें रहने दीजिएगा, बाकी निकाल दिया गया। तो वो इस तरह से वैक्यूम जैसी स्थिति बन जाती है, उसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली कहते हैं। यहाँ पे इनका वो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था वो दिखाया गया। देखिए सेटअप क्या है, ये निर्वात नली है, इसमें एक ये कैथोड है, ये कैथोड लिखा हुआ है, ये देखिए माइनस चार्ज उस पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एनोड लिखा है, प्लस चार्ज है। तो क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में कि यहां से इसको बहुत ही हाई वोल्टेज, छोटी वाली जो लाइन होती है वो निगेटिव चार्ज के लिए, और बड़ी वाली इसको जोड़ दिया गया इससे। और क्या किया गया, यहां पर एक एमीटर लगा दिया गया, एमीटर या गैल्वेनोमीटर समझ लीजिए।
ये बताएगा इसमें। तो यहां वोल्टेज अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब यहां पर देखिए बीच में गैप दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां समझ लीजिए कोई बल्ब लगा दिया गया या गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, वो कनेक्ट कर उसको करंट को दिखाने के लिए। और ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, बीच में क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो तार बीच में टूटा होगा तो करंट जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो यहां पर ऐसे किया जा रहा था, सोचा जा रहा था करंट मिले। तो सामान्य अवस्था में आप जानते होंगे कि वायु जो है, एयर, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। इसीलिए जैसे इस कमरे में हमें चारों तरफ इलेक्ट्रिक के सर्किट्स वगैरह हैं, तार हैं, लेकिन शॉक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि बीच में एयर है। लेकिन यदि यहीं पे पानी भरा रहता और उसमें कहीं इलेक्ट्रिक का तार उसको टच करता तो ऐसी स्थिति में कोई नहीं रह सकता था, क्योंकि वाटर क्या है, कंडक्टर है। यहां हमको सिर्फ ये एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये बताना आप लोगों को ठीक ढंग से है कि एयर इंसुलेटर है, तो यहां तो करंट जानी नहीं चाहिए, तो सामान्य अवस्था में जाती भी नहीं है। लेकिन जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, और ये हाई वोल्टेज लाखों में, दैट इज 1,00,000 वोल्ट समझ लीजिए इसको, इतना वोल्ट अप्लाई किया गया और वेरी लो प्रेशर क्रिएट किया गया, तब दिखा कि इसमें करंट दिखने लगी। और करंट दिखने लगी, साथ में यहां पर देखिए ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, तो यहां पे कुछ इसके अंदर भी दीवारें चमकने लगी, इसके अंदर ये सब दीवारें चमकने लगी इसमें। और यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, जैसे आपकी टीवी स्क्रीन है, उस तरह की जब स्क्रीन यहाँ पे दिलाई गई तो ये स्क्रीन पे भी चमक उत्पन्न होने लगी। और क्या सेटअप है इसमें देखिए, यहां से ये देखा गया कि कुछ किरणें निकल रही हैं। ये सब कब हो रहा है, जब लो वोल्टेज क्रिएट किया, हाई वोल्टेज क्रिएट किया गया और लो प्रेशर क्रिएट किया गया, तब ऐसा हुआ कि कुछ किरणें यहां से दिखाई देने लगी, यहां करंट मिलने लगी। और ये किरणें जो आ रही थी, ये कहां से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी। इसलिए इन किरणों का नाम रखा गया कैथोड। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये जो थॉमसन ने निर्वात नली में बहुत निम्न दाब, ये याद कर ध्यान देने वाली चीज, निम्न दाब और बहुत उच्च विभव, हाई वोल्टेज स्थापित किया और पाया कि परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, तब धारा प्रवाहित होती है। और निर्वात नली में कुछ चमक दिखाई देने लगी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, दिखाई दी। अब क्योंकि ये किरणें कहां से आ रही थी भाई, कैथोड से आ रही थी, इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद इसके गुणों का अध्ययन किया गया कि ये कैथोड किरणें जो आ रही हैं इनके गुण कैसे हैं। उसके लिए सेटअप है, देखिए ये मैग्नेट लगा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं, इधर प्लस प्लेट और यहाँ पर माइनस, ये प्लस ऊपर की तरफ और इधर माइनस। तो ये देखा गया कि ये जब किरणें गुजर रही हैं तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होती हैं। मतलब ये नहीं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो गुजर जाए ऐसे ही, जब यहां से गुजर रहा है तो देखिए इसका सीधा पाथ ये होना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आकर के ये कहां डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसको मिलेगा, कोई अकेले भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो भी और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो भी यहां पर एक डिफ्लेक्शन होगा। और फ्लोरेसेंट ट्यूब इसीलिए होता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं रहेगा तो सीधे यहां पे स्पॉट करती आकर के यहां चमक दिखाई देता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो इनमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो इसे सीधी इसे यहां आनी चाहिए थी, अब वो यहां पर आ रही है। तो इससे 2-3 बातें पता चली कैथोड किरणों के गुण के बारे में। और ये गुण के बारे में क्या पता चला कि ये जो किरणें हैं ना, इसमें कुछ कण हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, और उन कणों पे पहली बात द्रव्यमान भी है और आवेश भी है। एक्चुअली उसमें चार्ज कोई नहीं रहता ना, तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये बता रही है बात को कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है। और क्या देखा गया कि गैसों को बदल के रखा गया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस इसमें यूज की गई। लेकिन हर चीज के बावजूद यहां पर क्या हुआ
कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, गैस चाहे कोई भी हो, कैथोड किरणों के गुण पहले के ही जैसे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसके आधार पर दो कंक्लूजन किया गया, अभी अगले पेज में हम आपको दिखाएंगे, दो कंक्लूजन दिए गए इस पे। फर्स्ट ये कि जो कैथोड किरणें हैं वो जब कण उसमें है तो कण तो कहीं थे ही नहीं, परमाणु थे, परमाणु उदासीन होता है। और अब जब देखा गया कि कैथोड किरणें हैं और जो किरणों में क्या है, छोटे छोटे ऋण आवेशित कण है, ये देखो यहाँ पे इधर की तरफ प्लस की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, इसका मतलब जो यहाँ से गुजरी तो उस पर माइनस चार्ज रहा होगा, तो किरणें जो कण है जिससे कैथोड किरणें बनी है निगेटिवली चार्ज है, और वो निगेटिवली चार्ज किरणें जब इधर जा रही हैं तो उस केस में वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही है, इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज हो गया। और गैस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यदि वो जो यहाँ पे स्पॉट करनी थी, यदि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहने दिया गया तो हर समय उसका पोजीशन वही रहता है। इसका मतलब ये जो कण है वो गैस पे निर्भर नहीं करते हैं, इसका मतलब कि सभी गैसेस के लिए और इनलार्ज किया गया उसको, मतलब सभी पदार्थों में वो एक मूल कण मिला और उस मूल कण का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। क्यों रखा गया जानते हैं? क्योंकि यही कण जब तक इसमें लो प्रेशर और हाई वोल्टेज जब तक अप्लाई नहीं किया गया तब तक वो कण दिखाई नहीं दिए, और जब तक कण नहीं दिखाई दिए तब तक यहां पर करंट नहीं आई। तो ये कंक्लूड किया गया कि यही कण जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार है, तो इलेक्ट्रिसिटी से उस कण का नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अगले पेज पे हम लोग देखते हैं कैथोड किरणों के गुण, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं, जैसा कि मैं प्लेट में दिखाया था, इधर प्लेट में मैं दिखाया था कि यहाँ पे प्लस प्लेट है, ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, तो कैथोड किरणें जो बनी है किससे, ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी है। और क्या है, इन कणों में द्रव्यमान होता है, इन कणों में क्या होता है भाई, इन कणों में द्रव्यमान होता है। निर्वात नली में चाहे इन कणों में द्रव्यमान होता है, निर्वात नली में चाहे कोई भी गैस भरी हो, इन किरणों के गुण समान होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के आधार पर कंक्लूड किया गया कि इसका मतलब इसमें जो कण है वो सभी पदार्थों में जो कण है वही है वो। कैथोड किरणों के कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का रेशियो दैट इज E/m रेशियो, इसको E/m रेशियो कहते हैं। E/m रेशियो एक समान होता है। निष्कर्ष, इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकला कि सभी तत्वों के परमाणु में एक ऋण आवेशित मूल कण होता है जो विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है, और इस कण का नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन रखा गया था। उसके बाद थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, ये मॉडल है जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन का प्लम मॉडल। देखो भाई, परमाणु इसके पहले क्या था, डाल्टन साहब ने कहा कि ये तो अविभाज्य है, बाद में पता चला नहीं भाई इसे अविभाज्य नहीं है बल्कि उसमें ऋण आवेशित कण है। और एक चीज, परमाणु तो टोटल उदासीन है, पूरा परमाणु में कोई आवेश नहीं, तो जब उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन मिले तो इसका मतलब कि कहीं धन भी होना चाहिए। तो थॉमसन को और ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, तो थॉमसन साहब ने कहा कि ऐसा है कि परमाणु ऐसा एक धन आवेशित कोर है, एक कोर है और वो धन आवेशित है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसे हुए हैं। तो ये मॉडल उन्होंने दिया, इसको प्लम मॉडल कहते हैं। तरबूज जैसे, तरबूज का सीजन है, सब लोगों के घर में आ रहा होगा, देख रहे होंगे, काटने से उसमें रेड कलर जो दिखेगा उसको समझ लीजिए कि वही परमाणु का धन आवेशित कोर है, और उसमें जगह जगह ये काले रंग के जो बीज धसे होंगे उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जगह जगह इंबेडेड हैं। इन इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज और इस पे टोटल जो धन आवेश है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है और पूरा परमाणु देखा जाता है तो क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन इनकी थ्योरी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। रदरफोर्ड साहब इस पे आए और एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। देखिए यहाँ पे देखिए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें स्फेरिकल क्लाउड पॉजिटिव चार्ज का है ये थॉमसन के मॉडल में, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जगह जगह उसमें तरबूज के बीज के जैसे धसे रहते हैं।
अब हम लोग देखें जरा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया। तो रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया उसके जस्ट बाद ही, और उन्होंने 1911 ईस्वी में क्या देखा कि सोना जैसी, सोना हुआ, चांदी हुई, प्लेटिनम हुई, ऐसी जो वो भारी धातुएं हैं उनको लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनमें अल्फा कणों का बमबारी कराया। अल्फा कण क्या होते हैं, अब यदि थोड़ा सा जो अभी हम लोग जान लीजिए कि 3 तरह के परमाणु, इसके बाद हालांकि सब पता चले, खोजे जा चुके थे। उस समय पता चला कि एक हीलियम परमाणु है, इसमें 2 धन आवेश होता है और इसका मास हाइड्रोजन के 4 गुना होता है। तो 2+ हीलियम परमाणु, यही अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कणों का क्या किया गया भाई, बम्बार्डमेंट कराया गया इसके ऊपर। सोने या जैसे मिठाई की दुकान पे जाते होंगे तो उसमें सिल्वर फॉयल लगी रहती है पतली सी, उसी तरह का इतना पतला सा वो उसका फॉयल बनाया गया और उन धातुओं पे उन्होंने अल्फा कणों का जो पॉजिटिवली चार्ज है बम्बार्डमेंट कराया। और बम्बार्डमेंट में क्या किया वो देखते हैं, पहले वो दिखाते हैं उसके बाद आगे वो करते हैं। ये देखिए, इस पे इन्होंने थॉमसन मॉडल को माना कि यदि इलेक्ट्रॉन जगह जगह एम्बेडेड हैं और इसमें पास कर, ये सब अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सब अल्फा कण है। कैसे हैं, धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनका बॉम्बार्डमेंट कराया गया, ये सीधे सीधे पास हो जा रहे थे ज्यादातर। और जब डीपली स्टडी किया गया तब क्या देखा गया कि नहीं, ऐसा होता है कि मैक्सिमम जो अल्फा कण है वो सीधे पास कर जाते हैं, इससे मैक्सिमम अल्फा कण सीधे पास कर जाते हैं और बहुत ही कम अल्फा कण जो हैं वो अपने रास्ते से थोड़ी डेविएट होते हैं। ये जो डेविएट होते हुए कण दिखाए गए हैं, और बहुत बहुत कम, लाखों में एक कण ऐसे होते हैं जो जिस रास्ते पे गए थे उसी रास्ते से वापस लौट जाते हैं, उनका 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो जाता है। बहुत बहुत कम, लाखों में एक कण ऐसे होते हैं। ये था रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट। फिर से ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल लिया इस तरह से और इसके ऊपर अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा कण कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं और उनको ये एक आता है चार्ज को एक्सेलरेट करने वाली मशीन आती है गन जैसी, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ उनको वहां पे बम्बार्डमेंट कराया उसका। और उससे फिर क्या मिला कि प्रेक्षण में उन्होंने ये देखा, और प्रेक्षण क्या था, अपने निष्कर्ष दिए उन्होंने। तो यहाँ पे हम लोग आए जरा कि उन्होंने क्या किया था। देखो ये रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोना जैसी धातुओं की पतली चादर पर अल्फा कणों का बमबारी किया। उपरोक्त प्रयोग में पाया गया कि अधिकांश अल्फा कण मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है, उनमें कोई ज्यादा विचलन नहीं होता है। अधिकांश में क्या क्या देखा गया कि अधिकांश अल्फा कणों में विचलन नहीं होता है। कुछ कण धातु की चादर में से निकलते समय अपने मार्ग से विचलित होते हैं, कुछ कण क्या होते हैं भाई, विचलित हो जाते हैं, और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक कण 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण से विचलित होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला उसको हम लोग देखें जरा। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, हाँ, अधिकांश अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता। इसका मतलब उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश स्थान क्या है भाई, रिक्त है, एम्प्टी है। थॉमसन मॉडल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। दूसरे में कुछ कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। ऐसी कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है बहुत कम है। इसका मतलब जो इसका पूरा क्षेत्र होगा उसमें धन आवेशित पार्ट जहां से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ही कम हिस्सा होगा उसका, अतः धन आवेशित एवं भारी कण द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत ही कम है। धन आवेशित और भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत ही कम है। ये इन्होंने देखा अपने निष्कर्ष में। अब इसके आधार पर इन्होंने
ये दिया, ये मॉडल है इनका, उन्होंने आगे हम लोग देखेंगे इसमें, ये दिखाया इन्होंने कि बाकी हिस्सा जो है ना वो खाली है, सिर्फ छोटे से हिस्से में, और ये 1,00,000वां हिस्सा है। जैसे यदि बाद में देखा गया परमाणु का साइज जो है, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या यदि 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो छोटा सा नाभिक है ना जिसकी खोज इन्होंने किया, जो छोटा सा भाग है ना उसी को नाभिक उन्होंने कहा। तो नाभिक का जो साइज है, नाभिक की त्रिज्या जो है वो कितनी हो पाई गई है, वो है 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब इसका 1,00,000वां भाग है। इसके आधार पर उन्होंने अपना वो थ्योरी दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बिखरे हुए हैं और वो भी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण धनावेश एंड लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान जब आएगा तो लगभग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हैं, तो वो सब इसी छोटे से पार्ट में है जिसको क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। इसमें भी थोड़ी सी कुछ कमी रही, तो बोर का परमाणु मॉडल आया, बोर ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता दूं, इन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि देखो भाई ये रहा परमाणु, और इसमें छोटा सा हिस्सा है जो धन आवेशित होता है, ये नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो बाद में कमी पाई गई कि यदि ये घूमते रहेंगे लगातार तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो इनकी त्रिज्या कम होते जाएगी, और त्रिज्या कम होते जाएगी तो इनका पाथ ऐसे देखो, ये है नाभिक मान लो, और जहां इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उसकी त्रिज्या इतनी छोटी होगी, बाद में क्या होगा, वो नाभिक में गिर जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से उसका स्थायित्व नहीं रहेगा। और भी एक दो चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर भी रदरफोर्ड थ्योरी फेल हो रही थी। तो इसमें जैसे कि मैं बताया कि कोई थ्योरी कब तक सही होती है, कब तक उसको सही मानते हैं, विज्ञान में अंतिम कुछ भी नहीं है। तो उस समय तक जितनी बातें मालूम होती हैं, यदि उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों होता है, तो थ्योरी सही मानी जाती है, और यदि उन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो वो थ्योरी क्या मानी जाती है, उसमें तब सुधार की जरूरत होती है। उस थ्योरी में या तो कुछ सुधार करें, या हो सकता है कि उस थ्योरी को छोड़ करके दूसरी थ्योरी अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो उस समय कुछ दिक्कत आई जिससे रदरफोर्ड की थ्योरी छोड़नी पड़ी, और नील बोर ने एक अपना थ्योरी दिया। बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया, निम्नलिखित वो दिए सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बाकी सब तो चीजें ठीक हैं कि उसका धन आवेशित कोर है, उसमें नाभिक है, उस जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्ट है, और प्रोटॉन धन आवेशित, ये पूरा नाभिक में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेंगे जरूर, लेकिन एट रेंडम नहीं, कहीं भी नहीं घूमेंगे, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। तो उनकी रदरफोर्ड मॉडल के मुख्य बिंदु ये हैं, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में निश्चित संख्याओं में घूमते हैं, निश्चित पहली कक्षा में कितनी, अभी हम दिखाएंगे उसको, और इलेक्ट्रॉन उनको स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, इनको क्या कहते हैं भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट, अस्थाई कक्षा, इसमें घूमते रहते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण ऊर्जा की निश्चित मात्रा निहित होती है। किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। एक कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन वो घूमेंगे, ये देखिए इस तरह से ये कक्षा है, नाभिक है, और पहली कक्षा n इज इक्वल टू 1 के लिए k कोश, l कोश, m कोश, n कोश भी इनको कहते हैं। तो ये कक्षा इसकी,
ये इसको पूरा सर्कुलर ये बनाएंगे ऐसे। ये कक्षाएं हैं इनकी, इन कक्षाओं में घूमेंगे, ये अस्थायी कक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये इनका कंसेप्ट था कि ये जब तक इन कक्षाओं में घूमेंगे किसी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को क्रमशः ऊर्जा कक्षाओं को इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा कक्षाओं को क्रमशः के, एल, एम, एन आदि अक्षरों से या अंकों से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वह अपकेंद्र बल से संतुलित होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हैं इनको, ये पहली ऊर्जा स्तर है, फिर दूसरी ऊर्जा स्तर है, फिर तीसरी ऊर्जा स्तर है, चौथी ऊर्जा, इस तरह से रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए कि डिफरेंट कक्षाओं में डिफरेंट, जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इसको अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। बोर बरी योजना, इस ये किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यही बताया गया। बोर मॉडल था, अब उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बोर और उनके कोवर्कर, उनके साथी दोनों मिलकर बोर बरी योजना प्रस्तुत किया उन्होंने। और इस योजना के अनुसार इसके कुछ मुख्य बात निम्नलिखित है, देख लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या है, ये है n उसकी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की क्रम संख्या है। तो इसका मतलब कि पहली कक्षा n बराबर 1 के लिए क्या दिया गया, 2n² ये संख्या है। तो पहली कक्षा n इक्वल टू 1 के लिए 2n² का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब कि 2। n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2n² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। n इज इक्वल टू 3 के लिए 2n² का वैल्यू क्या होगा भाई, 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 18। 3 3 9, 9 2 18। n इज इक्वल टू 4 के लिए 2n² का वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू 4 स्क्वायर, मतलब 4 चौके 16 दूनी 32 हो गया। और n इज इक्वल टू 5 के लिए 2n² इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो गया, एक संख्या 50। तो इसका मतलब पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी अधिकतम संख्या है, ध्यान दीजिएगा अधिकतम, ये नहीं कि हमेशा उतना होगा, अधिकतम उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। सबसे बाहर की कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 से अधिक, तथा इससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। ये भी दूसरा नियम है कि जब हम बाहरी कक्षा को देखेंगे सबसे बाहर 8 से ज्यादा नहीं होंगे और उससे अंदर वाली 18 से ज्यादा नहीं होंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ना यहाँ पे, अर्थात जब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा प्रारंभ होती है, ध्यान दीजिएगा इसको। तीसरे नियम में थोड़ा सा और यह है कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से अधिक, ये प्रथम गलती होगा यहाँ पे, ये अंतिम है भाई, इसको अंतिम कक्षा में, ये अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से अधिक तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अंदर की सभी कक्षाएं पूर्ण ना हो जाएं। ये 3 नियम है और इन 3 नियमों के आधार पे हम लोग देखेंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अरेंज हो रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे अभी। यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया गया है, कुछ तत्वों को देखेंगे हम लोग और ये आप लोगों को याद कर लेना होगा। 40 तक कम से कम तत्वों के सीरियल वाइज एटॉमिक नंबर संकेत याद करिए। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन 1, और हाँ इसमें जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इससे अब जब तक ये बोर बरी योजना वगैरह आई तब तक सब कुछ पता चल चुका था कि परमाणु के 3 मूल कण हैं। याद करिए कौन कौन है वो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉनों पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन। तो ये तीन कण। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्रव्यमान में ये सॉरी आवेश में समान होते हैं। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन के। अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। याद रहे ये चीज। प्रोटॉन पे धन आवेश, संख्या मैग्नीट्यूड बराबर है, परिमाण बराबर है, और संयोग से उनकी संख्या भी बराबर होती है। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसको हम कहते हैं उस तत्व का परमाणु क्रमांक। स्थिति के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कहां स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, और ये भारी पार्टिकल है। द्रव्यमान की समानता करेंगे तो द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। समझ लीजिए एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है। 1837 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के एक प्रोटॉन का मास होगा। मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1837 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उतना एक प्रोटॉन का मास होता है। तो ये, और लगभग न्यूट्रॉन भी ऐसे ही है। तो ये दोनों हैवियर पार्टिकल हैं। कहां रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। इसीलिए उसका जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो उसका लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और पूरा का पूरा धनावेश कहां होता है? नाभिक में होता है। नाभिक के अंदर अब सोचिए उसमें जब दोनों की संख्या बराबर बराबर होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो क्यों हम सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं? परमाणु क्रमांक की परिभाषा होती है कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होती है और उस निश्चित संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो इसके बदले हम कभी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होते रहती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक परमाणु से निकल के दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, वो चेंज हो जाएगी, लेकिन पहचान उसकी तत्व की प्रोटॉन होता है। प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती है। दो कारण है, एक तो हैवियर है और दूसरा इट इज सिचुएटेड डीप इनसाइड द एटम। एटम के अंदर धंसा होता है, अंदर रहता है, नाभिक के अंदर। तो वहां से उसको निकाल के बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सिर्फ ये नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वहां पर उनमें से प्रोटॉन निकल सकते हैं और न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। वहां उसकी पहचान बदल जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु की पहचान नहीं मिटती है। पुनर्संयोजित होंगे लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन ही रहेगा और ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन ही रहेगा। उनकी अपनी पहचान रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं मिटती है। तो किस परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं ये हो जाएगी उसकी परमाणु संख्या, और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का दिखाने के लिए हमको जरूरत होगी कि परमाणु क्रमांक को याद रखें, वही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तत्व तो रहेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेनली ये परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1। तो उसमें पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, K-L-M-N, ये जो दिया हुआ है। संयोजकता को अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके इधर बाद में डिस्कस करते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर उसकी जगह उसके लिए सही नहीं है। लिथियम में 3 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नियम है पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 हो गए तो अगला इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो दूसरी कक्षा बनेगी। और उसी तरह से अब हम देखें बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है और इसमें प्रोटॉन, इसकी भी संख्या हो जाए कितनी? 4, सॉरी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। बोरान 5 आएगा तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, ये बोरान 5, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। कार्बन 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, इस तरह से भरते जाएंगे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन
दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से ऑक्सीजन 8, पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6। उसके बाद आता है इसमें फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है नियॉन 10, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यहीं पर आता है ये कि पहली जब इसमें अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा प्रारंभ होती है। इसीलिए जब सोडियम 11 की बात आएगी, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, तो 11 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और यहीं पर नई कक्षा प्रारंभ होती है। मैग्नीशियम 12 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये बढ़ते चला जाता है। अब आ जाते हैं, उसके बाद मान लीजिए हम फास्फोरस 15 सीधे आते हैं। फास्फोरस 15, तो 15 में से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10, तीसरी कक्षा के लिए बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बचते हैं। क्लोरीन 17 पे इसके बाद आ जाए, पहली कक्षा में 17 से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। यहां से आर्गन में आ जाइए, आर्गन 18, पहली 18 इलेक्ट्रॉन में कैसे बटेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8। अब फिर यहां पर देखिए फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होता है, नई कक्षा बनती है। लेकिन पेज क्या है, तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा की क्षमता कितनी है, याद करिए तीसरी कक्षा की क्षमता कितनी है, 18। तीसरी कक्षा की क्षमता 18 है, लेकिन ये तीसरी भी है, साथ साथ क्या है, बाहरी कक्षा भी है। तो इसलिए ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 8 से ज्यादा नहीं होगी, तो इसलिए नई कक्षा प्रारंभ हो जाएगी यहां से। तो जब पोटेशियम 19 आएगा, पोटेशियम 19 तो इसमें 2 8 8 और इस चौथी कक्षा में भी यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो जाएगा। कैल्शियम 20 2 8 8 2। अब यहां पर तीसरे नियम को पढ़िए कि इसमें इससे अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो जाएगा, बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक कि अंदर की सभी कक्षाएं पूर्ण ना हो जाएं। तो यहां अब ये 2 पे रुके रहेगा। इसके बाद टिटेनियम 22 जो आएगा, टिटेनियम 22 जो आएगा उसके वजह से 22, अच्छा इसके पहले स्कैंडियम आना चाहिए, सॉरी। स्कैंडियम 21 में से 2 8 8 नहीं 8 नहीं बल्कि ये 2 फिक्स रहेगा और यहां पर अब बढ़ेगा 9, जो 8 हुआ। अब अंदर की कक्षाएं भरेंगी, अंदर की कक्षाएं भरेंगी और 8 9 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 ऐसे होते जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग टिटेनियम 22, टिटेनियम 22 इलेक्ट्रॉन्स 2 8 बाहरी कक्षा में 2 ही रुके रहेंगे और अब ये हो गया 10। देखिए फिर से, उसके बाद वेनेडियम 23 आएगा
तो ये क्या हो जाएगा 23, 2, 8, 11, 2, क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, तो 24 में 2, 8, अब आप सोच रहे होंगे होगा 12, 2, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए एक एक्सेप्शन आता है, यहां पर 12 के बदले पहले ही 13 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से चुरा लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये अपवाद भी आते रहते हैं जो नियमों को नहीं मालूम मानते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। तो ये 2, 8, 13, 1, उसके बाद से मैग्नीज 25, एक्चुअली यहां पे 13 होना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही अपना एक इलेक्ट्रॉन उधर से अरेंज कर लेता है, 2, 8, अब यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 13, यहाँ 13 होना चाहिए था, लेकिन ये 13 पहले ही इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा करके 13 अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आयरन 26 की बात करें हम लोग, तो ये 26, 2, 8, 14, 2, निकल 28, बीच की कुछ चीजें छोड़ दे रहे हैं आप लोग, करिएगा निकल 28, 28 को बांटिए तो क्या हो जाएगा 2, 8, 2, तो 12 हो गया, कितना बच रहा है यहाँ पे 16 बच रहा है। और यहां पर कॉपर 29, कॉपर ये देख के बिगड़ गया है, इसको क्रोमियम को देख के बिगड़ गया, ये भी नियमों को पालन नहीं कर रहा है, तो ये हो गया 2, 8, 17, 2 होना चाहिए था, लेकिन ये हो जाता है 18, 1, और अब जिंक 30 में वास्तव में होना चाहिए था, जिंक 30, यहां पर ये 30 बटेगा इसमें, तो 2, 8, 18, 2, ये दो जगह देखिए क्रोमियम में ऐसा है और यहाँ पे ये दोनों अपवाद होते हैं। इस क्लास में हम लोग बस यही बता के चलते हैं कि अपवाद है, हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक्चुअली वो स्टेबिलिटी का वो इश्यू होता है, जिसकी वजह से क्रोमियम और इसमें पहले ही उनके ऑर्बिट में यहाँ 13 हो गया था और यहाँ पर पहले ही 18 हो गया है। इसके बाद हम लोग गैलियम 31 को देखिए, गैलियम 31, 31, यहाँ 31 जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, एक्चुअली एटॉमिक नंबर साथ में ही लिख लेने की आदत होती है, तो बार बार लिखा जा रहा है, ये 31, तो यहाँ 2, इसके पहले क्या आया था, जिंक 30 आया था, 2, 8, 18 ऑलरेडी हो चुका था उसका, 18, 2 हो चुका था, और अब फिर से 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वो जाएगा। उसके बाद से जर्मेनियम 32, 32 बटेगा 2, 8, 18, 4, आर्सेनिक 33, 33 बटेगा 2, 8, 18, 5, उसके बाद ये क्रिप्टॉन 36 आ जाएगा, और भी बीच के आप लोग करिएगा, 36, 2, 8, 18, 8, अब फिर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जहां ये पूरा हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नई कक्षा बनेगी, तो ये सोडियम का छोटा भाई रुबिडियम 37 आ जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8, 18, 8, 1, और इसके नीचे ये कैल्शियम का छोटा भाई स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम 38, 2, 8, 18, 8, 2, अब फिर ये 2 हो गया, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अब ये 8 से बढ़ेगा ट्रियम 39 में, फिर से ये बस ये लास्ट दिखा के छोड़ेंगे, ये अब यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो गया, 39 का 2, 8, 18, 9, 2, कब तक होगा, जब तक यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, तब तक फिर ये इसी पे रुके रहेगा। तो ये था बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनाते हैं। और क्या जानना है हमको, संयोजकता, ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं,
तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उस परमाणु की संयोजकता कितनी होगी वो उसी के द्वारा तय होगी, इसलिए उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो अभी हम लोग पढ़े थे कि ऑर्बिट्स को, उसको यहां दिखाया गया, आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। कोई परमाणु जैसे लिथियम है, तो लिथियम में 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बेरिलियम में 4 है, तो 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या मैच करनी जरूरी नहीं है, वो प्रोटॉन से कुछ ज्यादा होती है हमेशा, या बराबर हो सकती है, कहीं बराबर मिलेगी कहीं ज्यादा मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन में बराबर मिल रही है, और बाकी जगह प्रोटॉन से अधिक हो सकती है, 1 या 2 अधिक भी हो सकती है। प्रोटॉन की संख्या पे नजर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये चार्ट 2-3 बातों को दिखा रहा है कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इजिली आप लोगों को दिख रहा होगा। उसको देख करके आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। मैं थोड़ा सा एक बार जूम कर दे रहा हूं इसको, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए हैं। उसके बाद से आए हम लोग अगले पेज पे। ये कुछ आयंस हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकल के जाते हैं तो वहां धन आवेश बनता है। हालांकि इस पे एक अलग मेरा संयोजकता पे एक अलग वीडियो होगा, वो देख लीजिएगा। यहाँ हमको क्लास 10th को स्टार्ट करने के लिए कुछ समराइज करना था, तो इसलिए मैं कुछ जरूरी चीजें इस वीडियो में डाल रहे हैं हम। तो सोडियम, पोटेशियम, इनमें धन आवेश है। ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ही उससे निकल सकते हैं। तो यदि किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका बैलेंस बिगड़ के क्या हो गया, जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से 1 प्रोटॉन ऑटोमेटिकली अधिक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी परमाणु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वास्तविक संख्या से कम या अधिक हो जाती है, जितना उस पर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन उससे कम या ज्यादा हो जाती है, तो आयन बन जाता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो धन आयन बन जाएगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋण आयन बन जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वही उस पर आवेश दिखेगा। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम में, आप एक बार स्ट्रक्चर याद करिए सोडियम का। क्या था सोडियम का भाई? तो सोडियम में देखे थे हम लोग, सोडियम 11, 2, 8, 1। बाहर की कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर एक नई कक्षा बनी हुई है। तो इसका मतलब कि वो अपनी न्यूक्लियस से दूर होगा, उस पे इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग वीक होगी, तो उसी इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो किसी तत्व में बाहरी कक्षा में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और क्या बनाएंगे, धन आयन बनाते हैं। भाई देने वाला क्या होगा, धनी होगा कि ऋणी होगा? यस ऑफ कोर्स धनी होगा, तो उस पर धन आवेश बनेगा। तो सोडियम पे धन आवेश। पोटेशियम, पोटेशियम का याद करेंगे, पोटेशियम 19, उसमें भी देखेंगे 281, 2881, 2881। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और धन आयन बनाते हैं। कॉपर पे 2 तरह का आता है। कॉपर में एक ये क्यूप्रस आयन होता है, और यदि कॉपर 2 इसमें लिखते हैं, यदि 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये क्यूप्रिक आयन होता है। क्या होता है? ये क्यूप्रिक है, और ये क्या है, क्यूप्रस लिख सकते हैं यहाँ पे। ये है क्यूप्रस, और ये नीचे वाला है क्यूप्रिक। क्यूप्रिक होता है। मैग्नीशियम का याद करिए, तो मैग्नीशियम 12 था। मैग्नीशियम में क्या था? मैग्नीशियम 12, 282। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। कैल्शियम में 20 था, 2882। तो इसलिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है, ये 2 धन आवेश वाले हैं। तो इस तरह से ये संयोजकता, यही इनकी संयोजकता है। और ये कौन तय कर रहा है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तय कर रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही तय करेंगे। और बॉन्डिंग 2 तरह से बनती है, वो संयोजकता वाले उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे
एक तो यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को दे दिया या इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ये आयनिक बंध बनाते हैं, आयन बनते हैं इसमें। लेकिन वहीं पे एक बॉन्ड ऐसा भी होता है कि दो भिखारी इकट्ठे हो जाएंगे भाई, वो कहेगा हमको दे दो, वो कहेगा हमको दे दो, तो ऐसा संभव कैसे होगा? तो एक्चुअली वहां पे पार्टनरशिप बिजनेस, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो वो जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध होता है, वो भी होता है। तो उसमें ये देखते हैं कि दोनों कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन अपने लगाया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया हुआ है। तो कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, या उस अणु में उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। और ये सब, ये हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन कभी कभी हाइड्राइड बनाने में ऋण आयन भी बनाता है, बड़ा अजीब सा तत्व है वो। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब। क्लोरीन का याद करेंगे, क्लोरीन 17, तो 287। अब देखो भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 7 तो अपना दे नहीं सकता है, तो ये दो तरह के बंध बनाता है। कभी कभार एक इलेक्ट्रॉन लेके ऋण आयन बना लिया, और कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसी से कर लिया, तो उसमें बन जाएगा उसका सहसंयोजी बंध, लेकिन संयोजकता उसकी एक ही रहेगी। संयोजकता में यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो यही संयोजकता है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 है, 4 5 6 7 8, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो गई। यही अक्रिय गैसें बनाती हैं। और 4 है तो 4 और चाहिए, इसको 4 कोई देने वाला भी नहीं है, और ना ये अपना 4 देगा, तो 4 जिसकी है वो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और उसमें बनेगा सहसंयोजी बंध। 5 वाला या तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, चाहे किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 7 वाला या तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से इनकी संयोजकता, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, 1। और ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक साथ, इनको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजेंस कहते हैं और इनको हेलाइड्स कहते हैं, तो इनकी संयोजकता 1 होगी। तो अभी तक इधर जितने हम आयन, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आयन देखे, अच्छा, जितनी पॉजिटिव आयन वो धातुएं होती हैं, ध्यान दीजिए, धातुएं ही विद्युत धनी होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती हैं, और जो अधातुएं हैं वो ऋण आयन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो यहां जितने ये बंध हैं, ये कौन से बंध हैं भाई, सॉरी, जो आयन है वो एक एक परमाणुओं वाले आयन हैं। और इधर कुछ परमाणुओं में क्या देख रहे हैं हम लोग, कुछ आयन में भी और कुछ के नाम देंगे हम, तो इसमें 2 2 3 3 परमाणु शामिल होंगे, और ये संयुक्त बहुपरमाणु आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, बहुपरमाणु आयन। और ये इसमें ज्यादातर निगेटिव आयन ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये गलत लिखा है, सल्फाइड नहीं है, ये सल्फाइट होता है, SO3 वाला सल्फाइड होता है, यहाँ दिए, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, ध्यान दीजिए। और ये वाला SO3 माइनस माइनस जो होता है सल्फाइट होता है। ये कार्बोनेट 2 आयन वाला है, और सल्फेट हो गया ये। तो ये सब अलग से फिर एक उसमें दे देंगे आप लोगों को, देखिएगा, ये हो गया। अच्छा, ये 9th के अच्छा, ये चलिए इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखते हैं हम लोग, जो परमाणु की बात कर रहे थे हम लोग, तो परमाणुओं में क्या होते हैं भाई, एक टॉपिक है आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक में ध्यान दीजिए, एक ही तत्व के वो परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होगा परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या या परमाणु, ये द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। तो डाल्टन ने तो कहा था कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होंगे, लेकिन पाया गया कि कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जिसमें 2 3 तरह के परमाणु पाए जाए। तो 2 3 तरह के परमाणु हैं, लेकिन एक ही तत्व के हैं, तत्व की पहचान परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक उसका समान रहेगा। इसलिए इस परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, तो ये जरूर लिखना है कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान
परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और ये समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन एक है, इसलिए इनका पहचान है कि सब की सब हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलके ही द्रव्यमान संख्या बनाती है। तो इसमें इसमें ये देखो ऊपर जो लिखा रहता है ये होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे जो लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु क्रमांक 1, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 3, परमाणु क्रमांक 1। तो परमाणु क्रमांक सब में समान होते हैं, तो ये समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों के कुछ यूजेस होते हैं भाई, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, 230 ऊपर रहेगा, 235, ये तो 92 दोनों में रहता है, और यूरेनियम 238, 92 नीचे का परमाणु क्रमांक दोनों में सेम होता है। और इसके यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु में ईंधन, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में यूज करते हैं। कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग होता है। और आयोडीन का एक समस्थानिक होता है जो घेंघा रोग में यूज करते हैं। बेरियम का एक समस्थानिक होता है जो कहीं लीकेज पता करने के लिए, तो बहुत सारी इसकी यूजेज हैं। समस्थानिकों की विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। पहली बात तो आवर्त सारणी में समान स्थान होते हैं। आवर्त सारणी पढ़ेंगे कि कैसे टेबल एक बनाया गया है, उसमें रखा गया है, तो वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, इसलिए उसमें चूंकि परमाणु क्रमांक सेम है इसलिए एक ही जगह पे रखा गया है। इनमें प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं। और परमाणु, उनका जो रासायनिक गुण है वो निर्भर करता है किस पर, वो सब कुछ निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, प्रोटॉनों की संख्या पर। तो रासायनिक गुण समान होता है क्योंकि वो समान है। संभारिक क्या होते हैं भाई, तो संभारिक में परिभाषा में फिर ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु थे, और ये क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है क्या होती है भाई, समान, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण में कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, तो इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। ये भिन्न होंगे लेकिन ये समान भी हो सकते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, वहां पे नहीं लिखा थे। कार्बन का एक ये भी होता है, कार्बन 612 भी होता है। तो परमाणु क्रमांक कार्बन का एक और आइसोटोप होता है जिसमें परमाणु संख्या इसकी 12 होती है, परमाणु क्रमांक 6 ही होता है। कैल्शियम और आर्गन में परमाणु क्रमांक दोनों के, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 18 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं दोनों की समान है। संभारिकों की कुछ विशेषताएं हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान, ये वही चीज परिभाषा में सब कुछ इंक्लूड है। संभारिकों के परमाणु लक्षण समान, ये कुछ खास नहीं है। और हाँ, आवर्त सारणी में संभारिक अलग अलग स्थान पे, अलग अलग तत्व भी हैं तो अलग अलग स्थान पे ही रखना उनको ठीक है। समस्थानिक और संभारिक में कुछ डिफरेंस, ये एक ही तत्व के परमाणु हैं, ये 9th क्लास के लिए सब इंपॉर्टेंट है। एक ही तत्व के परमाणु हैं या अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। परमाणु क्रमांक समान, किंतु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। इसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि इनके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही संख्याएं अलग अलग होती हैं। और ये न्यूट्रॉनों की संख्या तो कभी बराबर भी हो सकती है, कोई वो बहुत इश्यू नहीं है, लेकिन परमाणु प्रोटॉनों की संख्या असमान होगी। इनमें हाइड्रो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा विभिन्न कक्षाओं में उनका वितरण समान होता है। इसमें चूंकि तत्व ही डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो गई। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इसमें रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यहाँ पे बस थोड़ी सी बाइंडिंग कर दें। थॉमसन मॉडल में ये था कि भाई परमाणु धन आवेशित, देखो धन आवेशित क्षेत्र, पूरा धन आवेशित क्षेत्र है और जगह जगह इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। वो रदरफोर्ड मॉडल में क्या दिया कि रदरफोर्ड में उसका संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान
छोटे से भाग में, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक पर स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन विभिन्न इसके चारों तरफ कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यहाँ पे बाकी इसमें देखो समानता है, लेकिन यहाँ पे उन कक्षाओं को निश्चित किया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा की एक ऊर्जा स्तर भी होती है। यहाँ पे इसके संबंध सिर्फ ये है कि नाभिक को इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन निश्चित विद्युताकर्षण बल द्वारा अपनी जगह टिके रहते हैं या चक्कर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कक्षाओं को फिक्स किया गया। ये तीनों का अंतर है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जो क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, और 9th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरे वीडियोस देखते रहिए और प्लीज हमारे वीडियोस को देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस को देखने के बाद लाइक करिए, जिससे कि हमारा रीच थोड़ा बढ़ेगा, और ये आप ही लोगों द्वारा हमको जो ऊर्जा मिलेगी वही ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर और वीडियोस बनेंगे। धन्यवाद।